कानपुर वो शहर जो गंगा के किनारे बसा है, जहाँ की हवा में चमड़े की फैक्ट्रियों की पुरानी महक और बाजारों की चहल पहल हमेशा खुली रहती है। सकरी गलियां जहाँ साइकिल रिक्शा की घंटियां बजती हैं और पुराने मकानों की दीवारें सदियों की कहानियां छुपाई बैठी हैं। इन्हीं गलियों में एक छोटा सा 2 मंजिला मकान था, जहाँ सुंदरलाल गुप्ता का परिवार बसता था। सुंदरलाल जी अब 75 साल के हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वो चमक थी जो जीवन की कठिनाइयों से लड़कर मिली थी। वे एक रिटायर्ड बैंक क्लर्क थे, जिन्होंने 30 साल तक एक सरकारी बैंक में ईमानदारी से काम किया। हर सुबह वे छत पर बैठकर चाय पीते और मन ही मन मधु जी को याद करते। मधु उनकी पत्नी, जो 7 साल पहले इस दुनिया से चली गई थीं, लेकिन उनकी यादें अभी भी घर के हर कोने में बसती थीं। सुंदरलाल जी का जन्म 1950 के दशक में हुआ था। उनके पिता एक छोटे कपड़े के व्यापारी थे, जो सुबह से शाम तक दुकान पर बैठते, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति हमेशा तंग रहती। बचपन में सुंदरलाल जी स्कूल जाते, किताबों में डूबे रहते, लेकिन घर लौटकर दुकान पर मदद करनी पड़ती। वे याद करते कैसे उनके पिता कहते थे, बेटा मेहनत से ही जीवन बनता है। ग्रेजुएशन के बाद बैंक की नौकरी मिली और 1975 में मधु से शादी हुई। मधु जी लखनऊ से थीं, एक स्कूल टीचर की बेटी। शादी के दिन सुंदरलाल जी की आंखें नम हो गई थीं, जब मधु जी ने उनके गले में वरमाला डाली। मधु जी की मुस्कान में एक ऐसी मिठास थी जो पूरे घर को रोशन कर देती। वे सुबह उठकर चाय बनाती, बच्चों को लाड़ करती और शाम को पूजा में डूबी रहती। उनका परिवार छोटा था, लेकिन रिश्तों की गहराई ऐसी कि हर सदस्य एक दूसरे के लिए जान दे सकता था। 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अजय, जो अब 45 साल का था और एक सरकारी स्कूल में हिंदी का अध्यापक था। अजय शांत स्वभाव का था, किताबें पढ़ना पसंद करता और छात्रों को साहित्य की गहराइयां सिखाता। उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो संतुष्ट था। छोटा अनुज 38 साल का, बेंगलुरु में एक बड़ी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अनुज बचपन से ही तेज दिमाग का था, लेकिन माँ का लाडला होने के कारण थोड़ा जिद्दी भी था। अजय की शादी श्वेता से हुई थी, जो घर की बड़ी बहू थी, एक पढ़ी लिखी लड़की, बीएड पास, लेकिन घर की जिम्मेदारियों ने उसे नौकरी नहीं करने दी। अनुज की शादी तनु से हुई, जो आधुनिक सोच वाली थी। परिवार में एक पोता था समर्थ, अब 14 साल का, जो दादाजी की गोद में खेलता और स्कूल की शरारतें सुनाता। लेकिन इस परिवार की कहानी में सिर्फ खुशियां नहीं थीं, इसमें दर्द की परतें थीं, त्याग था, धोखे के पल थे और अंत में माफी की गर्माहट थी। ये कहानी उन रिश्तों की है जो टूटते टूटते बचे और प्यार से फिर जुड़े। सुंदरलाल जी अक्सर सोचते, जीवन एक नदी है, कभी शांत कभी उफनती, लेकिन बहती रहती है। मधु जी के जाने का दर्द अभी भी ताजा था। 7 साल पहले जब कैंसर ने उन्हें जकड़ लिया, पूरे परिवार की खुशियां उजड़ गईं। अस्पताल के सफेद कमरों में, दवाइयों की गंध में सुंदरलाल जी रात रात भर जागते, मधु जी का हाथ थामे। मधु तुम ठीक हो जाओगी, वे कहते, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती। मधु जी मुस्कुराती। सुनो, बच्चों का ख्याल रखना। अजय और अनुज रोते, लेकिन मजबूत बनते। अनुज, जो माँ का लाडला था, माँ के बिना टूट गया था। वो कॉलेज में था, लेकिन पढ़ाई छूट गई। रात को वो माँ की तस्वीर से बात करता, माँ तुम क्यों चली गई? श्वेता, जो तब नई नई बहू थी, उसने सब संभाला। वो अनुज को माँ की तरह लाड करती, बेटा खाना खा लो, माँ देख रही होंगी। उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन वो मुस्कुराती रहती। श्वेता का त्याग देख सुंदरलाल जी की आंखें भर आती। बहू, तुम्हारी वजह से ये घर बचा है, वे कहते। मधु जी के जाने के बाद घर में एक ऐसा खालीपन आया जैसे दिल से कोई हिस्सा निकाल लिया गया हो। सुंदरलाल जी पार्क में अकेले घूमते, पुराने दोस्तों से मिलते, लेकिन मन घर में ही अटका रहता। अजय स्कूल से लौटता, लेकिन उसकी आंखों में उदासी छाई रहती। अनुज कॉलेज जाता, लेकिन माँ की याद में रोता। श्वेता ने सबको जोड़ा। वो सुबह उठकर मधु जी की तरह चाय बनाती, सुंदरलाल जी को दवाई देती और अनुज को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती।
एक शाम अनुज रोते हुए श्वेता के पास आया। भाभी माँ के बिना सब सूना है। श्वेता ने उसे गले लगाया और आंसू पोंछे। बेटा, माँ ऊपर से देख रही हैं, तुम सफल हो, यही उनकी खुशी है। उस पल श्वेता की आंखें भी नम थी, लेकिन वो मजबूत बनी। 2 साल बीते, परिवार धीरे धीरे सामान्य हुआ। सुंदरलाल जी की पेंशन से घर चलता, अजय की नौकरी से थोड़ी मदद मिलती, लेकिन अनुज की नौकरी ने सब बदल दिया। बेंगलुरु से पहली तनख्वाह आई तो अनुज ने फोन किया, पापा 50,000 भेज रहा हूँ, घर के लिए कुछ नया खरीद लो। सुंदरलाल जी की आंखें भर आई। बेटा, तेरी माँ होती तो कितनी खुश होती। श्वेता ने घर संभाला, त्योहार मनाए, दिवाली पर दिए जलाए और रक्षाबंधन पर अनुज को राखी भेजी। अनुज की आंखें नम हो जाती। भाभी माँ, तुमने माँ की जगह ले ली है। लेकिन श्वेता कहती, नहीं बेटा, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। एक दिन अनुज के लिए रिश्ता आया। सुंदरलाल जी ने फोटो दिखाई, लेकिन अनुज ने कहा, पिताजी, मैं तनु को पसंद करता हूँ। सुंदरलाल जी की आंखें चमकी, लेकिन दिल में चिंता थी। बेटा, मिलवा तो सही। अनुज ने श्वेता से बात की। भाभी माँ, आप पहले मिलो। श्वेता की आंखों में खुशी थी। देवर जी, अगर तुम्हारा दिल है तो बस रिश्ता पक्का समझो। रविवार को तनु आई, उसके माता पिता के साथ। तनु की मुस्कान देख सुंदरलाल जी का दिल पिघल गया। बेटी, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। तनु ने पैर छुए और श्वेता ने गले लगाया और परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन श्वेता की आंखों में एक आंसू था, खुशी का, कि अब घर में एक और सदस्य आएगा। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। सुंदरलाल जी के चेहरे पर मुस्कान थी जो कई सालों बाद लौटी थी। घर में तैयारियां जोरों पर थी। श्वेता ने रिश्तेदारों को फोन किए, शादी का कार्ड छपवाया और हॉल की बुकिंग की। वो सुबह से शाम तक व्यस्त रहती, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। पिताजी, अनुज की शादी वैसी होगी जैसी माँ चाहती थी, वो कहती। सुंदरलाल जी की आंखें नम हो जाती। बहू, तुमने इस घर को फिर से जीवंत कर दिया। अजय स्कूल से लौटकर तैयारियों में हाथ बटाता। अनुज बेंगलुरु से फोन पर बात करता। भाभी माँ, कुछ चाहिए तो बताओ। श्वेता हंसती। बस शादी के लिए तुम समय पर आ जाना। तनु भी फोन पर बात करती, अपनी पसंद की साड़ी और गहनों की लिस्ट भेजती। श्वेता सब नोट करती। कोई बात नहीं, बहन की शादी है। लेकिन शादी से 2 महीने पहले एक अप्रत्याशित घटना हुई। अनुज के ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसके लिए उसे अमेरिका जाना पड़ा। 2 महीने का ट्रिप था और शादी टालनी पड़ी। अनुज उदास था। उसने रात को श्वेता को फोन किया। भाभी माँ, शादी टल गई। तनु भी परेशान है। उसकी आवाज में दर्द था, जैसे कोई सपना टूट रहा हो। श्वेता ने उसे समझाया, बेटा, करियर पहले है। माँ होती तो यही कहती। तनु को समझा, 2 महीने की तो बात है, सब ठीक हो जाएगा। अनुज की आंखें नम थीं। भाभी माँ, आप नहीं होती तो मैं टूट जाता। श्वेता ने फोन रखा, लेकिन उसका मन भारी था। वो रसोई में चुपके से आंसू पोंछती, सोचती, कितना मुश्किल है अनुज के लिए। सुंदरलाल जी को खबर मिली। वे चुप रहे, लेकिन उनके मन में चिंता थी। बेटा, काम जरूरी है, लेकिन परिवार भी, उन्होंने अनुज से कहा। अनुज ने वादा किया, पापा लौटते ही शादी करेंगे। 2 महीने बाद अनुज लौटा। उसने गिफ्ट लाए। सुंदरलाल जी के लिए एक चमकदार वॉच, अजय के लिए साहित्य की किताबें, श्वेता के लिए एक लाल साड़ी और सभी के लिए चॉकलेट्स। शादी की नई तारीख तय हुई। सुंदरलाल जी ने मधु जी की इच्छा को याद किया। अनुज की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। घर सज गया। हॉल में फूलों की मालाएं, रंग बिरंगी लाइटें और मंच पर एक बड़ा सा गुलदस्ता। बारात में 200 लोग थे, रिश्तेदार, पड़ोसी और सुंदरलाल जी के पुराने सहकर्मी। बैंड बाजा बजा, अनुज घोड़ी पर चढ़ा और बच्चे नाचते रहे। तनु ने लाल जोड़ा पहना, माथे पर बिंदिया और हाथों में मेहंदी। जयमाला के समय सब हंसे, लेकिन श्वेता की आंखें नम थीं। माँ, आप देख रही हो ना, वो मन ही मन बोली। विदाई के समय तनु की माँ रो पड़ी। श्वेता ने तनु को गले लगाया। बहन, अब ये तुम्हारा घर है। तनु की आंखें भी नम थीं। भाभी, आप जैसी कोई नहीं। गृह प्रवेश की रस्म हुई। श्वेता ने आरती उतारी, तनु के पैर धोए और मिठाई खिलाई। सुंदरलाल जी ने आशीर्वाद दिया।
बेटी सदा सुखी रहो। दावत में किसी चीज की कमी नहीं थी। पड़ोसी तारीफ करती, सुंदरलाल जी आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन सुंदरलाल जी की नजरें मधु जी की तस्वीर पर थीं, जो मंदिर के पास रखी थी। मधु, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, वे मन में बोले। अनुज और तनु हनीमून के लिए गोवा गए। समुद्र की लहरों के बीच रेत पर टहलते हुए वे भविष्य की बातें करते। लेकिन घर में शादी का सामान बिखरा था, फूलों की पंखुड़ियां, गिफ्ट्स के रैपर और बिखरे कपड़े। श्वेता ने अकेले सब समेटा। वो सुबह से शाम तक काम करती, थक कर चूर हो जाती, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखती। एक हफ्ते बाद घर चमक उठा। सुंदरलाल जी ने देखा, श्वेता तुम इस घर की जान हो। अजय ने भी कहा, तुम्हें आराम करना चाहिए। श्वेता ने हंसकर जवाब दिया, ये मेरा घर है पिताजी। लेकिन रात को जब सब सो गए, वो चुपके से छत पर गई, तारों को देखा और मन ही मन बोली, माँ आप होती तो कितना अच्छा होता। हनीमून से लौटकर तनु 2 दिन ससुराल रुकी। वो अनुज के साथ कानपुर की गलियों में घूमी, गंगा घाट देखा और मंदिर में माथा टेका। लेकिन फिर वो मायके चली गई परंपरा के अनुसार। अनुज बेंगलुरु लौट गया। श्वेता इंतजार करती रही, लेकिन तनु ससुराल नहीं आई। सुंदरलाल जी ने फोन किया, बेटी कब आओगी? तनु ने जवाब दिया, अंकल जी अनुज के बिना मन नहीं लगता, जल्दी आऊंगी। लेकिन हफ्ते बीत गए, महीने गुजर गए, तनु नहीं आई। श्वेता का दिल टूट गया। वो रसोई में काम करते हुए सोचती, शायद तनु को समय चाहिए। लेकिन सुंदरलाल जी की आंखें नम थी। वे छत पर चाय पीते और आंसू छुपाते। मधु तुम होती तो शायद सब ठीक होता। एक सर्द सुबह श्वेता छत पर कपड़े सुखाने जा रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए अचानक चक्कर आया और वो गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर अजय दौड़ा आया। उसने श्वेता को उठाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। श्वेता क्या हुआ? वो घबराया। पड़ोस की चाची को बुलाया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। अजय की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने श्वेता का हाथ थामा और बोला, श्वेता अब हमारा परिवार बढ़ेगा। श्वेता की आंखें भी नम थीं। माँ होती तो कितनी खुश होती। सुंदरलाल जी को जैसे ही पता चला, वे तुरंत मंदिर गए और भगवान को धन्यवाद दिया और मिठाई बांटी। पड़ोसियों ने उन्हें बधाई दी। सुंदरलाल जी अब आप दादा बनेंगे। उनकी आंखें नम थीं। हाँ, लेकिन मधु को देखना था ये दिन। श्वेता ने अनुज को फोन किया, देवर जी तुम चाचा बनने वाले हो। अनुज की आवाज में उत्साह था। भाभी माँ सच? मैं गिफ्ट भेजूंगा। लेकिन बेंगलुरु में रहकर भी तनु ने फोन पर कोई बात नहीं की। अनुज ने बाद में बताया, तनु खुश है, बस व्यस्त है। श्वेता ने मन में सोचा, कोई बात नहीं, शायद बाद में बधाई देगी। लेकिन तनु की नासमझी ने उसे थोड़ा ठेस पहुंचाई। गर्भावस्था के शुरुआती महीने मुश्किल थे। श्वेता को मॉर्निंग सिकनेस होती, उल्टियां, सिर दर्द और कमजोरी। वो बिस्तर पर लेटी रहती, लेकिन घर का काम छोड़ नहीं पाती। अजय उसे रोकता और कहता, श्वेता थोड़ा आराम करो। लेकिन श्वेता हंसती, घर कैसे चलेगा? एक रात दर्द इतना बढ़ा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी। कम से कम 3 महीने कोई भारी काम नहीं। अजय ने स्कूल से छुट्टी ले ली। वो सुबह शाम श्वेता की देखभाल करता, लेकिन घर का काम बढ़ता गया। सुंदरलाल जी चिंतित थे। उन्होंने अनुज को फोन किया, बेटा तनु को भेज दो, घर में किसी महिला की जरूरत है, श्वेता अकेले नहीं संभाल सकती। अनुज ने तनु से बात की, लेकिन तनु ने ठंडा सा जवाब दिया, मैं नौकरानी नहीं बनूंगी, मेड रख लो। अनुज हैरान था। उसने समझाने की कोशिश की, तनु ये परिवार है, भाभी ने मेरे लिए कितना किया। लेकिन तनु ने कहा, मैं बेंगलुरु में खुश हूँ, जॉब है मेरा, तुम चले जाओ। तनु की बात सुन अनुज हैरान रह गया। वो रात भर सो नहीं सका। सोचता रहा, मैंने तनु को गलत समझा क्या? उसने श्वेता को फोन किया, भाभी माँ माफ कर दो, तनु नहीं आ पाएगी, मैं मेड की व्यवस्था करता हूँ। श्वेता ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, यहाँ सब ठीक है। लेकिन उसका दिल टूट रहा था।
वो रात को तकिए में मुंह छुपा कर रोई। माँ, आप होती तो सब संभाल लेते। अनुज ने मेड की तलाश की, लेकिन कानपुर में भरोसेमंद मेड नहीं मिली। अजय ने आखिरकार श्वेता की माँ को फोन किया। माँ, श्वेता को आपकी जरूरत है। श्वेता की माँ मीना जी लखनऊ से आई, लेकिन उनके आने में 2 दिन की देरी हुई। उस दौरान एक रात श्वेता का दर्द असहनीय हो गया। वो बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी। अजय घबरा गया। श्वेता, हिम्मत रखो। पड़ोस की चाची शांति जी दौड़ी आई। उन्होंने श्वेता को सहारा दिया, गर्म पानी की बोतल दी और चाय बनाई। बेटी, सब ठीक होगा, वो बोली। अगले दिन मीना जी आ गईं। श्वेता ने उन्हें देखते ही गले लगाया। मम्मी, आप आ गई? उसकी आंखें नम थीं। पापा का ख्याल कौन रखेगा? मीना जी ने मुस्कुराकर कहा। पापा ठीक है, मुझे तो तुम्हारी चिंता है। क्या दुख है तुम्हें जो चेहरा पीला पड़ गया है? अरे, ऐसे में तो खुश रहना चाहिए। चलो, अब मैं आ गई हूँ ना, सब संभाल लूंगी। मीना जी 3 महीने रुकी। वे सुबह खाना बनाती, श्वेता की मालिश करती और भगवान की कहानियां सुनाती। सुंदरलाल जी उन्हें देखकर कहते, मीना जी, आप आ गई तो घर फिर से घर लगने लगा। गर्भवती को एक महिला ही समझ सकती है। आप हैं तो बच्चों को मधु की कमी नहीं खल रही। लेकिन तनु की अनुपस्थिति सबके मन में खटकती थी। अनुज एक बार आया, श्वेता से मिला। भाभी माँ, माफ करना, तनु व्यस्त है। श्वेता ने मुस्कुराकर कहा। बेटा, तुम आ गए, बस यही काफी है। लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। वो अक्सर सोचती, तनु, तुम मेरी बहन हो, फिर इतनी दूरी क्यों? 9 महीने बाद श्वेता को तेज दर्द हुआ। रात को अस्पताल ले गए। उसका ऑपरेशन हुआ और एक बेटा जन्मा। समर, छोटा सा, गोरा और चंचल। सुंदरलाल जी ने उसे गोद में लिया। मधु, ये तुम्हारा पोता है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। छठी का कार्यक्रम हुआ, घर सजा, रिश्तेदार आए। तनु 15 दिन के लिए आई, लेकिन बच्चे को कम संभालती। भाभी, डर लगता है, गिर जाएगा। श्वेता ने उसे सिखाया, ऐसे पकड़ो बहन। लेकिन तनु जल्दी बेंगलुरु लौट गई। श्वेता की माँ भी लखनऊ चली गई। श्वेता ने धीरे धीरे घर संभाला। पड़ोस की शांति जी समर्थ की मालिश करती, तेल लगाती और लोरी गाती। समर्थ की पहली हंसी, पहला कदम और पहला शब्द माँ सुनकर श्वेता की आंखें भर आती। लेकिन तनु की दूरी ने एक खालीपन छोड़ रखा था। उसे कभी समझ नहीं आया कि तनु को आखिर परेशानी क्या है। सुंदरलाल जी भी रात को छत पर बैठकर सोचते, बेटी, तुम कब इस घर की बनोगी? 2 साल बीत गए। तनु भी अब माँ बन चुकी थी, पर पूरी प्रेगनेंसी और बच्चा होने के बाद तक भी उसकी माँ ही उसके साथ रही। न वो कानपुर आई और न ही किसी को कानपुर से बुलाया। श्वेता आने को कहती तो बोल देती, भाभी, मेड है यहाँ, आपकी जरूरत नहीं, आप अपना घर संभालो। श्वेता चुप रह जाती। अपना घर? क्या ये सिर्फ मेरा घर है तनु? तुम भी तो? मन ही मन सोचती। समय अपनी गति से गुजरता गया। समर्थ अब 7 साल का हो चुका था। उसकी हंसी और शरारतें घर को जीवंत रखती थीं। वो स्कूल से लौटकर दादाजी के साथ पार्क जाता, जहां वो क्रिकेट खेलता और अपने दोस्तों के साथ दौड़ लगाता। सुंदरलाल जी उसे देखकर मुस्कुराते। समर्थ, मेरा पोता, वे कहते और मन ही मन मधु जी को याद करते। श्वेता उसे पढ़ाने में व्यस्त थी, लेकिन समर्थ की पढ़ाई में रुचि कम थी। वो गणित में कमजोर था और अक्सर स्कूल से उसकी शिकायतें आती। श्वेता काफी चिंतित थी। एक दिन उसने अनुज को फोन किया और बोली, देवर जी, तुम IT वाले हो, इस बार आओगे तो समर्थ को कंप्यूटर सिखाओ, शायद पढ़ने में उसकी रुचि बढ़े। मुझे तो उसकी बड़ी चिंता रहती है। भाभी माँ, आप परेशान मत हो, बच्चा है अभी, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। अनुज एक वीकेंड पर कानपुर आया। वो समर्थ को लेकर बैठा। उसे माउस चलाना, पेंट प्रोग्राम में चित्र बनाना और बेसिक कोडिंग सिखाई। समर्थ की आंखें चमक उठी। चाचा, ये तो मजेदार है, अनुज ने हंसकर कहा। बस अब मेहनत करो। लेकिन तनु जो साथ आई थी उदासीन थी। वो वाणी को लेकर अलग कमरे में बैठी रहती। जब श्वेता ने वाणी को समर्थ के साथ खेलने को कहा, तनु ने टाल दिया। वाणी को गंदा होने का डर है भाभी, श्वेता ने नरम स्वर में समझाया।
बच्चे हैं बहन, खेलने दो। तनु तल्ख हो गई। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, उसे ये सब पसंद नहीं है। सुंदरलाल जी ये सब देख चुप रहे। रात को छत पर बैठकर वे सोचते, बेटी परिवार एक है, क्यों नहीं समझती। श्वेता ने उनसे कहा, पिताजी तनु को समय चाहिए। लेकिन सुंदरलाल जी का दिल भारी था। मधु होती तो शायद सब ठीक होता, वे मन में बोले। तनु की दूरी बढ़ती गई। वो साल में 1-2 बार आती, वो भी 2-4 दिन। अनुज अकेले आता, लेकिन उसकी आंखों में एक ग्लानि थी। भाभी माँ तनु को समझाऊंगा, वो कहता। श्वेता मुस्कुराती, बेटा सब ठीक हो जाएगा। समय बीता और सबकी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां और चुनौतियां एक साथ चल रही थीं। समर्थ अब 10 साल का हो चुका था। उसकी शरारतें और हंसी घर की दीवारों को गुंजायमान रखती थीं। सुंदरलाल जी उसे देखकर मुस्कुराते, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकही चिंता रहने लगी थी। उनकी उम्र 75 साल की हो चुकी थी और सेहत अब पहले जैसी नहीं थी। उनके कदम धीमे पड़ गए थे और सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूलने लगती थी। फिर भी वे हर शाम छत पर चाय पीते, समर्थ की कहानियां सुनते और मन ही मन मधु जी को याद करते। एक दिन सुंदरलाल जी अपने पुराने दोस्त प्रसाद के साथ मुंबई घूमने गए। प्रसाद जो उनके बैंक के सहकर्मी रह चुके थे, उन्होंने जोर दिया था, सुंदर चलो कुछ दिन नई हवा में सांस लें। सुंदरलाल जी को लगा शायद ये बदलाव उनके मन को हल्का कर दे। वे चले तो गए, लेकिन मन कानपुर में ही अटका रहा। मुंबई की चमक दमक, ऊंची इमारतें और समुद्र की लहरें उनके दिल को छू नहीं पाई। वे हर रात फोन पर श्वेता से बात करते। बेटा सब ठीक है ना? श्वेता हंसकर जवाब देती, पिताजी आप आराम से घूमो फिरो, घर मैं संभाल लूंगी। लेकिन घर में सब ठीक नहीं था। अजय को कुछ हफ्तों से सिर दर्द और चक्कर की शिकायत थी। शुरू में उसने इसे थकान समझा। वो स्कूल जाता, ट्यूशन पढ़ाता और घर लौटकर समर्थ के साथ समय बिताता। लेकिन एक सुबह जब वो स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, उसे इतना तेज चक्कर आया कि वो बिस्तर पर गिर पड़ा। श्वेता ने उसे संभाला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अजय क्या हुआ? उसकी आवाज में डर था। वो तुरंत पड़ोस की चाची शांति को बुला लाई और अजय को अस्पताल ले गई। हे भगवान, मेरे अजय को कुछ मत होने देना। समर्थ स्कूल से लौटा तो माँ को परेशान देखकर डर गया। मम्मी पापा को क्या हुआ? उसकी मासूम आंखों में सवाल थे। श्वेता ने उसे गले लगाया। कुछ नहीं बेटा, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। ब्रेन कैंसर है, शुरुआती स्टेज, और इलाज जल्दी शुरू करना होगा। श्वेता के पैरों तले जमी खिसक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? अजय तो हमेशा स्वस्थ रहा। वो रो पड़ी, लेकिन समर्थ के सामने खुद को संभाला। डॉक्टर ने कहा कीमोथेरेपी और सर्जरी की जरूरत होगी। श्वेता का मन भारी था। वो सोच रही थी, इतना बड़ा खर्चा और पिताजी भी शहर में नहीं है। सुंदरलाल जी को खबर मिली। वे तुरंत मुंबई से लौट आए। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, वे रोते हुए बोले। श्वेता ने उनके कंधे पर हाथ रखा। पिताजी हम सब मिलकर अजय को बचा लेंगे। लेकिन सुंदरलाल जी का दिल टूट रहा था। श्वेता ने अनुज को फोन किया और फोन उठते ही बोली, अनुज अजय को कैंसर है, तुम जल्दी आ जाओ। लेकिन फोन तनु ने उठाया। उसका स्वर ठंडा था। तो क्या हुआ, इलाज कराओ। फिर उसने जो कहा, यह सुनकर श्वेता का दिल टूट गया। जमीन का बंटवारा कर लो, बाद में झगड़ा ना हो। श्वेता हैरान थी। तनु ये समय ऐसी बातों का नहीं है, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन उसका दिल चीख रहा था। तुम मेरी बहन हो, फिर ऐसी बात कैसे कर सकती हो? वो फोन रखकर रो पड़ी। समर्थ ने माँ को रोते देखा। मम्मी क्या हुआ? श्वेता ने उसे गले लगाया। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी आंखें सच बयां कर रही थी। सुंदरलाल जी को जब तनु की बात पता चली तो वे गुस्से से कांप उठे। वो ऐसा कैसे बोल सकती है? उनकी आंखें लाल थी। ये हमारा परिवार है और वो इसे तोड़ने की बात कर रही है। वे रात भर सो नहीं सके। मधु जी की तस्वीर के सामने बैठे रहे। मधु, मैंने क्या गलती की? मेरे परिवार को यह दिन क्यों देखना पड़ रहा है? सारी रात वो रोते रहे। अनुज को जब खबर मिली वो तुरंत कानपुर आया। वो सुंदरलाल जी के पैरों में गिर पड़ा। पापा मुझे नहीं पता था, तनु गलत थी, मैं उसे समझाऊंगा। सुंदरलाल जी ने उसे उठाया। बेटा
परिवार टूटने नहीं देंगे, लेकिन तनु को समझना होगा। अनुज रोते हुए बोला, पापा मैं कोशिश करूंगा। अजय का इलाज शुरू हो चुका था। कीमोथेरेपी की प्रक्रिया ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था। उसके घने काले बाल जो कभी उसकी शख्सियत का हिस्सा थे, धीरे धीरे झड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं रही। श्वेता दिन रात उसकी सेवा में लगी रही। वो सुबह जल्दी उठकर अस्पताल के लिए तैयार होती, अजय की दवाइयां पैक करती और उसे हिम्मत देती। अजय तुम मेरे लिए जंग जीतोगे, वो कहती, लेकिन आंखें भीग जाती। अजय मुस्कुराने की कोशिश करता, श्वेता तुम मेरी ताकत हो, लेकिन उसकी कमजोर आवाज और थकी आंखें श्वेता के दिल को चाकू की तरह चीर देती। वो रात को अस्पताल के कमरे में बैठकर अजय का हाथ थामे चुपके से रोती। हे भगवान, मेरे परिवार को बचा लो, वो मन ही मन प्रार्थना करती। अनुज ने अपनी सारी बचत अजय के इलाज के लिए भेज दी। वो फोन पर हर दिन श्वेता से बात करता। भाभी माँ, पैसे की चिंता मत करना, मैं और कमा लूंगा, बस भैया ठीक हो जाएं। उसकी आवाज में दर्द था, जैसे वो अपने भाई के दर्द को अपने भीतर महसूस कर रहा हो। बेटा तुमने बहुत किया, लेकिन तनु को समझाओ, तुम्हारे भैया बार बार पूछते हैं। वो चाहती थी कि तनु इस मुश्किल वक्त में परिवार का हिस्सा बने, लेकिन अनुज का जवाब हमेशा एक जैसा था, भाभी माँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। तनु का जवाब वही ठंडा और बेरुखी भरा, मैं व्यस्त हूँ, ऑफिस में प्रोजेक्ट है। श्वेता का दिल टूट जाता। वो फोन रखकर रसोई में चली जाती, जहाँ वो अकेले में आंसू पोंछती। तनु तुम मेरी बहन हो, फिर ये दूरी क्यों, वो मन में सवाल करती, लेकिन जवाब नहीं मिलता। सुंदरलाल जी भी अब टूट रहे थे। वे हर रात छत पर बैठकर मन ही मन कहते, बेटी तुम्हें परिवार की कीमत नहीं पता। मधु तुम होती तो तनु को समझा देती, तुमने इस परिवार को जोड़ा था। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते, लेकिन वे उन्हें चुपके से पोंछ लेते। समर्थ जो अब समझने लगा था, दादाजी को उदास देखकर पूछता, दादाजी आप रो रहे हो? सुंदरलाल जी उसे गले लगाते, नहीं बेटा, बस आंख में कुछ चला गया। लेकिन उनकी नम आंखें सच बयां करती थीं। श्वेता ने हार नहीं मानी। वो पड़ोस की चाची शांति जी की मदद से घर और अस्पताल दोनों संभालती थी। शांति जी सुबह आती, खाना बनाने में मदद करती और समर्थ को स्कूल के लिए तैयार करती। श्वेता तुम अकेले इतना कैसे कर लेती हो? शांति जी पूछती तो श्वेता मुस्कुराती, चाची ये मेरा परिवार है। लेकिन रात को जब सब सो जाते वो अकेले में रोती, पर अगली सुबह फिर उसी हिम्मत के साथ उठती। अनुज ने एक दिन फोन पर रोते हुए कहा, भाभी माँ मैं तनु को समझा नहीं पा रहा, वो कहती है कि उसका कैरियर महत्वपूर्ण है। श्वेता ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा तुम कोशिश कर रहे हो, यही काफी है। लेकिन उसका दिल चीख रहा था। वो सोचती, तनु तुम्हें नहीं पता कि परिवार का मतलब क्या होता है। एक रात जब अजय को तेज दर्द हुआ, श्वेता अस्पताल में अकेली बैठी थी। उसने तनु को फोन किया, तनु हमें तुम्हारी जरूरत है, एक बार आ जाओ। तनु का जवाब वही था, भाभी मैं प्रोजेक्ट में फंसी हूँ, बाद में आऊंगी। श्वेता ने फोन रखा और रो पड़ी, माँ मैं थक गई हूँ, वो बुदबुदाई। अस्पताल के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। सुंदरलाल जी ने अपनी पुरानी बचत निकाली, लेकिन वो काफी नहीं थी। अनुज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपनी कंपनी से लोन लिया और दोस्तों से भी मदद मांगी। भाभी माँ भैया को कुछ नहीं होगा, वो कहता, लेकिन उसकी आवाज में डर था। डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि अमेरिका में बेहतर इलाज हो सकता है। अनुज ने सारी व्यवस्था की, टिकट बुक किए, अस्पताल से संपर्क किया और डॉक्टरों से बात की। खर्चा भारी था, लाखों में। सुंदरलाल जी ने कहा, बेटा ये बोझ बहुत बड़ा है। अनुज ने जवाब दिया, पापा भैया मेरे लिए सब कुछ है, मैं सब बेच दूंगा, लेकिन उन्हें बचा लूंगा। श्वेता और अजय अमेरिका गए। वहां के अस्पताल में श्वेता दिन रात अजय के पास रही। उसका माथा सहलाती, अजय तुम मेरे लिए जंग जीतोगे, समर्थ हमारा इंतजार कर रहा है। अजय ने कमजोर स्वर में कहा, हाँ श्वेता हम वापस जरूर जाएंगे। सुंदरलाल जी कानपुर में समर्थ के साथ रहे। वे उसे स्कूल छोड़ते, लेकिन मन अमेरिका में था। हर रात वे मंदिर जाते, मधु जी की तस्वीर के सामने दिया जलाते। मधु मेरे बेटे को बचा ले, वे प्रार्थना करते। समर्थ भी समझने लगा था। एक दिन उसने दादाजी से पूछा, पापा ठीक हो जाएंगे ना?
सुंदरलाल जी ने उसे गले लगाया। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा मजबूत हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अमेरिका में इलाज सफल रहा। कई महीनों की कीमोथेरेपी और सर्जरी के बाद अजय धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके चेहरे पर रंग लौटने लगा। एक दिन वो श्वेता से बोला, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। अजय, तुम मेरी जिंदगी हो। वे लोग कानपुर लौट आए। सुंदरलाल जी ने अजय को गले लगाया। मेरे बेटे, तुम वापस आ गए। समर दौड़कर पापा से लिपट गया। पापा, अब आप ठीक हो ना? उसकी मासूम आंखें खुशी से चमक रही थीं। उधर अनुज अब पूरी तरह से उदास और अलग थलग रहने लगा था। पहले जहां वो तनु से हर छोटी बड़ी बात साझा करता था, अब वो उससे बात तक नहीं करता। ना कोई शिकायत, ना कोई झगड़ा, बस एक गहरी चुप्पी। तनु रोज उसकी आंखों में वो दर्द देखती, लेकिन अनुज कुछ कहता ही नहीं। वो बस खामोश रहता, जैसे उसके अंदर का तूफान बाहर आने से डरता हो। तनु को लगता कि कहीं वो उससे नाराज तो नहीं, लेकिन अनुज की वो खामोशी कुछ और ही कहानी कह रही थी। फिर एक रात आई जब सब कुछ बदल गया। अनुज बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। अचानक उसकी सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। वो रो रहा था, इतनी जोर से जैसे उसके दिल का सारा दर्द एक साथ बाहर निकल रहा हो। आंसू उसके गालों पर बहते जा रहे थे और वो उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। तनु जाग गई। उसने अनुज को अपनी बाहों में लिया, लेकिन वो बस रोता रहा। क्या हुआ अनुज, बताओ ना? तनु ने पूछा। उसकी आवाज में डर और चिंता घुली हुई थी, लेकिन अनुज ने कुछ नहीं कहा, बस अपने भाई की तस्वीर को सीने से लगाए रोता रहा। तनु समझ गई, वो आंसू उसके भाई के लिए थे। वो भाई जो अनुज का सब कुछ था, उसका दोस्त, उसका सहारा, उसका परिवार। अनुज को अपने परिवार से कितना गहरा प्यार था, ये तनु पहले भी जानती थी, लेकिन आज वो प्यार उसके सामने जीवंत हो गया था। वो यादें, वो हंसी मजाक, वो साथ बिताए पल, सब कुछ अनुज की आंखों में तैर रहे थे। तनु के दिल में एक टीस उठी। वो सोच रही थी कि अनुज कितना मजबूत दिखता है बाहर से, लेकिन अंदर से कितना टूटा हुआ है। वो परिवार जो उसका आधार था, उससे अलग होना उसके लिए कितना असहनीय दर्द था। तनु ने अनुज को और कसकर गले लगाया और उसके आंसुओं में खुद भी डूब गई। उस रात दोनों ने साथ रोया और तनु ने महसूस किया कि अनुज का प्यार उसके परिवार के लिए कितना गहरा, कितना सच्चा और कितना दर्द भरा है। वो प्यार जो कभी कम नहीं होता, बस छिप जाता है चुप्पी के पीछे। एक दिन तनु कानपुर आई, लेकिन इस बार अपने मन से। वो सुंदरलाल जी के सामने खड़ी हुई और धीमे स्वर में बोली, पापा जी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। उसकी आंखें नम थी। सुंदरलाल जी ने पहले चुप्पी साधी। उनका दिल अभी भी भारी था, लेकिन फिर वे बोले, बेटी, माफी मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन परिवार परिवार होता है और वो सबके साथ से बनता है। लेकिन तुम समझ गई हो तो अब इस घर की जिम्मेदारी भी निभाओ। तनु ने सिर झुकाया। मैं कोशिश करूंगी। श्वेता ने तनु को गले लगाया। बहन, अब सब ठीक है। तनु बदलने लगी। वो अब ज्यादा बार कानपुर आती, श्वेता के साथ रसोई में खाना बनाती और वाणी को समर्थ के साथ खेलने देती। एक दिन वाणी और समर्थ छत पर पतंग उड़ा रहे थे। उनकी हंसी सुनकर सुंदरलाल जी की आंखें नम हो गईं। मधु, अब हमारा परिवार पूरा है, वे मन में बोले। अनुज अब नियमित रूप से आता और परिवार के साथ समय बिताता। समर्थ 14 साल का हो चुका था और पढ़ाई में बेहतर कर रहा था। वो सुंदरलाल जी को अपनी गणित की कॉपी दिखाता। दादाजी देखो, इस बार 80 नंबर आए। सुंदरलाल जी मुस्कुराते। मेरा पोता एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। श्वेता अब भी घर की धुरी थी। वो सुबह चाय बनाती, समर्थ को स्कूल के लिए तैयार करती और अजय को दवाइयाँ देती। रात को जब सब सो जाते, वो छत पर जाती, तारों को देखती और मन ही मन कहती, माँ, आप जहाँ हो हमें देख रही हो ना? आपका परिवार अब हंस रहा है। सुंदरलाल गुप्ता के परिवार की कहानी हमें सिखाती है कि परिवार का असली आधार प्यार, त्याग और माफी है। जीवन में चुनौतियां और गलतफहमियां आती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से रिश्तों को बचाया जा सकता है। तनु की शुरुआती उदासीनता और गलत बातें परिवार में दूरी लाई, लेकिन श्वेता की दृढ़ता, अनुज की निष्ठा और सुंदरलाल जी की माफी ने रिश्तों को फिर से जोड़ा। ये कहानी बताती है कि परिवार की कीमत तब समझ आती है जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं।
चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हों। प्यार और एकता ही वो ताकत है जो हर दुख को हरा सकती है। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।